80 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर, जहां सब लोग खुश हैं, हंस खेल रहे हैं, मगर चंद दिन बाद अचानक उनके मुंह से झाग निकलने लगेंगे। वो तड़पेंगे, अस्पताल पहुंचाए जाएंगे, मगर बच ना पाएंगे। ऐसा एक तो नहीं, सबके साथ होने वाला था, क्योंकि न्यूयॉर्क की सारी आबादी खत्म करने का प्लान बन चुका था और यह मंसूबा बना रही थी अल-कायदा। और प्लान था न्यूयॉर्क को पानी सप्लाई करने वाली मेन लाइन में जहर मिलाने का। उधर कामरान फरीदी अपने मिशन पर था। वो एक ग्रुप चैट में ऐसी ऐसी बातें कर रहा था जैसे वो वक्त का सबसे बड़ा जिहादी हो। अल-कायदा के लीडर्स उसकी बातों से काफी इंस्पायर्ड थे। अल-कायदा जो कैंप था अबू वलीद अल-फलस्तीनी का, वो मुझे मिले, कहने लगे यार तुम्हारी वीडियोस देखी हमने, शिया के रिलेटेड, इस्माइल के रिलेटेड, कीप अप द गुड वर्क। और पूछा कि क्या करते हो, तो मैंने कहा मैं तो क्रिमिनल गैंग हूँ, क्रिमिनल काम करता हूँ गैंग्स के साथ, और मेरा जो ताल्लुक है वो लॉजिस्टिक्स, जो मेरा काम ओरिजिनल था, मैंने झूठ नहीं बोला, हाँ वो तो लॉजिस्टिक गाय तो मैंने कहा वही मैं कार्टेल वगैरह के लिए करता हूँ काम, तो उनके लिए क्या सप्लाई करते हो। मैंने बोला जो भी चीज़ चाहिए होती है, जैसे अगर उनको गन्स चाहिए या ड्रोन चाहिए सर्वेलेंस के लिए, कुछ चीज़ें जो होती हैं, या स्क्रैम्बल रेडियो चाहिए या सैटेलाइट फ़ोन चाहिए। बोलता यू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग। मैंने बोला आई डू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग। बोलता यू कैन बी यूजफुल, व्हाई डोंट यू वर्क विद अस, हमारे साथ क्यों नहीं काम करते। तो मैंने बोला यार मैंने कभी ये किया नहीं है, मैं तो मेरा एक अलग चीज़ है। बोलता यार तुम दीन के लिए भी काम करो। तो उन्होंने पूरा इंटरव्यू में साइज मुझे पूरा कर दिया था उन्होंने, यानी साइज मेरा पूरा ले लिया था कि वो दीन कितना जानता है, कितना समझता है माहौल को, रेली गन्स के बारे में क्या जानता है, क्योंकि वो सारे एक्सपर्ट थे। ये पुराने, ये सेकंड जनरेशन अल-कायदा, ये फर्स्ट जनरेशन नहीं है। ये बहुत सीखे, बड़े एग्जैक्ट, शार्प। और वलीद अल आगा जो था वो अल-कायदा की इंटेलिजेंस विंग जो था ना, उसका बंदा था ये, जिसको खुरासान बोलते हैं, ये उसके लिए काम करता था। तो मैं अबू उमर के नाम से वहाँ अल-कायदा में मेरी इनॉग्रेशन जो भी कुछ हुआ, तो मैं अबू उमर बन गया। मिशन के मुताबिक कामरान फरीदी ने इस्तांबुल के डिस्ट्रिक्ट सिलिवरी में एक आलीशान घर ले लिया। अब अल-कायदा के नामी गिरामी दहशतगर्द उसके घर में मेहमान बनकर रहने लगे। यहीं कामरान फरीदी को पता चलता है कि न्यूयॉर्क में पानी में जहर मिलाकर सारी आबादी को खत्म करने की प्लानिंग हो रही है। वो मुझसे पूछ रहे थे न्यूयॉर्क के ब्रिज कहाँ पर हैं। एक और प्लॉट उन्होंने मुझसे पूछा कि वाटर सप्लाई कहाँ से होती है, पानी की सप्लाई मेन कहाँ से होती है। वो उसको जहर मिलाने का एक प्लॉट था कि वो वाटर सप्लाई के अंदर जहर मिलाना चाह रहे थे ताकि न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन मर जाए। तो वो मुझसे उन्होंने जो ये खत्ताब अल-मसरी, जिसका मैंने आपको बताया, वो 3 फिंगर हमजा, वो उसने आके मुझसे ये सारे सवाल किए। तो जब मैं वहां पर गया न्यूयॉर्क में, तो एक ब्रीफिंग होती है, हमारा कॉन्फ्रेंस रूम होता है। सो आई टोल्ड, जब मैंने हमजा का नाम लिया तो ऑलरेडी उनके एंटीना खड़ा हो गया वहां पे। उनका ओ क्या हुआ, वो आया था तुम्हें मिलने के लिए। मैंने बोला हाँ। बोलता ही डोंट मीट नोबडी, उनको ऑलरेडी दे ऑलरेडी हैव सर्वेलेंस ऑन हिम, कि वो किसी को मिलता नहीं है। तो वो कहने का क्या पूछ रहा था, मैंने कहा ब्रिजेस और वाटर सप्लाई पूछ रहा था। सो इनके पास ऑलरेडी रिपोर्ट्स थी कि ये जो प्लॉट है कि अल-कायदा पानी में जहर मिलाना चाह रही है न्यूयॉर्क में, ये ऑलरेडी इनके पास रिपोर्ट्स थी, पर इनके पास कंफर्म नहीं था। तो उसके बाद वो ये सारे सब लोग, आप जब अमेरिकन जब ये करना शुरू करते ना, वो तो उसका मतलब आपने छक्का मार दिया वहां पर। तो वो फिर उन्होंने वो शुरू किया था। मैंने कहा, अब मैं आराम से बैठ गया कुर्सी पे और मैंने वो अपना पेप्सी उठाई, जाके पीना शुरू कर दिया। मुझे बोलने लगे गिव अस अ डे, गो होम, रिलैक्स, ईट, विल कॉल यू टुमारो मॉर्निंग। सो अगले दिन दोबारा ब्रीफिंग होगी। अगली दफा गया तो बोलते हम तुम्हें इक्विपमेंट देंगे, इक्विपमेंट टेक टाइम, क्योंकि वो इक्विपमेंट CIA से आते हैं, इक्विपमेंट लोकल FBI, वो इतने इस लेवल के इक्विपमेंट ने, तो वो तुम्हें अपने साथ रखने होंगे। तो मैंने बोला क्या क्या इक्विपमेंट है। सो लिसन टू दिस केयरफुली। एक राउटर था, एक जो मैंने कभी पहले नहीं देखा, वो लुक, उसके 6 एंटेना थे, बेसिकली इंटरनेट राउटर। तो कहने लगा कि ये जो तुम है वो उस घर में लगाओगे राउटर, तो उसका फायदा ये होता है कि जो भी इसमें लॉग इन होगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन, डाटा हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगा। फिर उसका फोन जो है इज मैरिड टू अस, में शादी हो जाएगी हमारी। वो जहां भी जाएगा वो फोन इज कनेक्टेड टू अस, दे वोंट नो इट बट दे विल बी कनेक्टेड। उसका IMI नंबर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सो उनके रियल नाम क्या है, डाटा क्या है, किसको टेक्स्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें वो मोडम जो है वो ट्रांसफर कर देता है। दूसरी चीज, आपका फोन चेंज हुआ है। जो मुझे फोन जो वो देंगे, जो मुझे फोन यूज करना है, वो फोन का GPS हर वक्त ऑन रहेगा, ताकि वो NSS ली आई थी कि वो NSA के इक्विपमेंट था, ताकि देखें अगर इन केस खुदा न खास्ता मुझे किडनैप कर लिया जाता है या मैं मर जाता हूँ या कोई चीज़ होती, तो वो पिन पॉइंट GPS लोकेशन हो जाती है। उसके बाद उन्होंने मेरा DNA लेना शुरू किया, सारे स्वाब टेस्ट लेके मेरे DNA रिकॉर्ड्स में डाले। एक तो के DNA रिकॉर्ड में रहे कि अगर कहीं मस्त हुई लाश मिलती है तो दे कैन रिकॉग्नाइज बाय DNA। फिर उन्होंने मुझे एक ब्रीफिंग, एक नई क्लास दी मुझे। उसमें उन्होंने बताया कि अगर तुम किडनैप हो जाते हो या अरेस्ट हो जाते हो सीरिया में, तो तुम्हें अपना खून, अपने आप को काट लो कहीं से भी,
कट योरसेल्फ, यानी या तो मुंह फाड़ लो या काट लो, इतना हो कि तुम्हारा खून जो वो हाथ में भर जाए, और वो किसी भी वॉल में तुम लगा दो, स्मर कर देना वॉल में, ताकि इनके पास एक इक्विपमेंट होता है जिससे ये रिफ्लेक्शन मारते हैं। मुझे पता नहीं था उस वक्त, मेरे लिए भी न्यू चीज थी, तो उससे डीएनए कैप्चर हो जाता, तो मैं पता हो कि तुम यहाँ पर थे, तो वी कैन ट्रैक यू समहाउ। फिर वो पासवर्ड देते हैं, एक डिस्ट्रेस कोड होता है कि अगर आप कॉल करके एक वर्ड बोलें, तो मुझे डिस्ट्रेस कोड दिया। जैसे मैं फिशिंग करता हूँ, मुझे फिशिंग का शौक है, तो अगर मैं कहीं अगर बोल दूं मार्लिन, इसका मतलब कि मेरी जान खतरे में है, ब्रिंग द हेलीकॉप्टर और कैवलरी आ जाए उस वक्त। अब कामरान फरीदी को यह भी पता चलता है कि बात सिर्फ न्यूयॉर्क के पानी में जहर मिलाने तक महदूद नहीं थी, बल्कि यहां मजीद 2 प्लान बनाए गए थे। एक था अमेरिका का जिबूती एयरबेस उड़ाने का मंसूबा, और दूसरा फ्रांस के न्यूक्लियर पावर प्लांट को ब्लो करने का प्लान। इनको एक शिप हाईजैक करना था, जो यमन रेड जो चैनल है, बहुत नैरो चैनल है, ओशन। अलकायदा ने यह प्लान किया था कि हम वहां से एक ऑयल टैंकर, जो बड़ा टैंकर होता है शिप, वो हाईजैक करेंगे, क्योंकि वो पैसेज है। अमेरिकन बेस है जिबूती में, बहुत बड़ी जो अमेरिकन बेस है, जो प्रेजेंस है वो जिबूती में है। वो ये चाह रहे थे कि हम ये शिप को हाईजैक करें, उसमें ऑयल भरा होगा, बहुत बड़ा प्लान था। इसके अंदर हम C4 एक्सप्लोसिव लगा देंगे एंड वी रैम इट इनटू जिबूती अमेरिकन जो बेस है, सबसे बड़ी अमेरिकन बेस दुनिया में जिबूती की, पूरी लेवल हो जाती है, इतना ऑयल था। क्योंकि जहाज में छोटे ना 911 के जहाज में तो कम पेट्रोल होता है ना, ये तो आप इमेजिन कि आप 300 टन ज्यादा उससे, तो इमेजिन दैट कि वो पूरा रैम हो जाए, एक आइलैंड ही उड़ जाए, पूरा मुल्क उड़ जाता है, पूरा फ्लोरिडा खराब हो जाए उससे। दैट्स द प्लान नंबर 1। नंबर 2 इनका एक प्लान था, फ्रांस में न्यूक्लियर पावर प्लांट डाइव ट्रेनिंग करने के बाद, डाइव करके मशीन होती है, उसको वाटर स्कूटर कहते हैं, अंदर से आप जाते हैं, और दे वांटेड टू, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो बेस है वो नीचे होती है, और उसमें वो प्लास्टिक एक्सप्लोसिव लगा के उसको ब्लो करना चाहते हो। तो सो फ्रांस का जो पेरिस में जो पावर प्लांट है वो पूरा ब्लो हो जाता है। अब अमेरिका से कामरान फरीदी को ऑर्डर मिले कि वो मास्टरमाइंड तक पहुंचे, जिसके लिए उसे शाम जाना था, और वो भी अलकायदा के ग्रुप के साथ गैर कानूनी तरीके से। शेख अबू फरज अल मसरी जो प्लॉट कर रहे थे अटैक अमेरिका के लिए, अमेरिका के ऊपर या यूरोप के ऊपर जो अटैक, यानी वो जो इंस्टीट्यूट है वो शेख अबू फरज अल मसरी है। सो अब अबू फरज को मिलने जा रहा हूँ, जो कि FBI बहुत अरसे से ढूंढ रही है, उसको पता नहीं कहाँ पर है। सो मुझे अबू फरज के पास, पहले तो वो क्रॉसिंग भी जो थी, वो मैं कोई बॉर्डर क्रॉस करके तो नहीं आ सकता था सीरिया, तो वो पहाड़ी से जो वो चढ़ाई थी, अल्लाह माफ करे वो हाइकिंग, मैं वर्कआउट करता हूँ, मेरा हालत ऐसी होती कि मुझे, मैंने एक जमाने बोले यार मुझे यहीं छोड़ दो, मुझे मर जाए। आगे से स्नाइपर फायर कर रहा है, तुर्किश स्नाइपर था वहां पे पहाड़ी पे बैठा हुआ, हम लोग पहाड़ी क्रॉस कर रहे हैं, और थोड़ी देर में मैं पत्थर के पीछे हूँ, डस डस डस, अरे बाप रे बाप, वो तुर्किश स्नाइपर वहां से मिलिट्री वाला फायर कर रहा है, वी हैड टू क्रॉस दैट माउंटेन, वो माउंटेन। उसके बाद जब माउंटेन पीक पे पहुंचे तो उन्होंने खड्डा किया हुआ था, बीच में पानी था, और वो 2x4 होता है इतना सा लकड़ी का, वो उन्होंने ब्रिज बनाया हुआ था उसका, इधर गिरो तो मरो, इधर गिरो तो मरो। तो वो क्रॉस करके, वो बहुत आसान क्रॉसिंग नहीं थी। उसके बाद खैर वो क्रॉस करके आप, इट वाज नॉट अ इजी थिंग, और वो उनको तो आदत है, वो रोज करते हैं, मैं तो भी हाइकर हूँ यार। वो भाग रहे थे पहाड़ी के ऊपर ऐसे, और मैं आखिर में जाके मेरी हालत ऐसी थी कि 2 कतरे पानी मिल जाए। तो खैर वी क्रॉस इनटू सीरिया, पहुंचे वहां पर, मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। फिर मेरी अरेंजमेंट हुआ शेख अबू फरज से मिलने के लिए, उसकी मैंने लोकेशन लॉक की, एंड दे हिट हिम विद द ड्रोन। जब मैं निकल गया उसके जाने के बाद, काफी अरसे के बाद, उन्होंने उसको ड्रोन स्ट्राइक करके, वो लोकेशन जब मैंने लॉक की थी, उन्होंने उसको वहां से सर्वेलेंस शुरू किया, क्योंकि उसका वो आउटगोइंग सिग्नल देख लेते हैं, जैसे उस लोकेशन से जो भी आउटगोइंग सिग्नल आ रहा है, तो चाहे आपका मोबाइल नंबर आप मुझे दे या ना दें, आपकी लोकेशन से जो आउटगोइंग सिग्नल है ना, वो टेस्टर सिग्नल, वो सिग्नल जो है उनके पास लॉक हो जाता है वहां पर उसी वक्त। वो सिग्नल उसके सेल का सिग्नल था। दे फॉलोड हिम एंड हिट हिम विद अ ड्रोन स्ट्राइक। उसके बाद ताकि मुझ पर शक ना हो कि वो उसके तो ऑलरेडी पीछे थी, तो उसको ड्रोन स्ट्राइक से मारा है, और उसके ऊपर हेल फायर मारा था हम लोगों ने सीरिया में। सो ही वॉज अ प्लॉटर। मीडिया सेल को एक लैपटॉप चाहिए थे, आईसिस मीडिया सेल को, तो वो लैपटॉप उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम प्रोवाइड कर दो। तो वो लैपटॉप जो थे वो CIA ने, ऑफ कोर्स उसमें चिप लगी हुई थी, तो वो जहां जहां थे बूम बूम, उसके बाद धमाकों की आवाजें आई, उन्होंने हिट कर दिया। वो मीडिया सेल जो थे वो इस तरह, वो अगर आप कभी सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आईसिस सेल पे जो ड्रोन अटैक हुए थे वो मेरे लैपटॉप थे, जिसकी वजह से वो अटैक हुए थे। वो जो भी जगह हिट हो रही थी, या तो वो मेरा सेलफोन दे देता था मैं किसी को, या फिर मैं किसी को लैपटॉप देता था, वो हिट हो जाते थे बाद में। शेख अबू फरज अल मसरी तो मारा गया, लेकिन इधर
तुर्की में जो घर कामरान फरीदी ने लिया था, वहां अलकायदा के मरकजी किरदार अभी मौजूद हैं, जिन्हें पकड़वाने के लिए कामरान फरीदी का प्लान उस वक्त तलपट हो गया जब इसी घर में एक नए किरदार की एंट्री हुई। ये था मोस्ट वांटेड दाइश का बरतानवी रुकन एन लेस्ली डेविस। उसका मुझे कॉल आया कि मैं आना चाह रहा हूँ तुम्हारे घर पे और मुझे जगह चाहिए। आ जाओ। हेवी ड्यूटी गाय, ही इज द हेवीएस्ट। अब तक जितने भी लोगों से मैं डील कर रहा हूँ, ही इज द हेवीएस्ट। ये मेरे पास आ रहा है, मैंने कॉल किया हेड ऑफिस, मैंने कहा यार मेरे पास ये आन लेस्ली आ रहा है। इन्होंने बोला कि आने दो, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। बोला क्यों? बोलता यार वी कैन नॉट लेट हिम वॉक। क्या मतलब? बोला यार ये अगर एक दफा आ गया, वी हैव टू अरेस्ट हिम। सो मैंने बोला यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, यू नीड टू शट डाउन एवरीथिंग। बोलता इट इज व्हाट इट इज। तो ब्रिट्स का भी प्रेशर बहुत ज्यादा था। MI6 आ गई फौरन। मुझे कहने लगे कि तुम ये कब पहुंच रहा है? मैंने बोला 2 दिन में पहुंच रहा है। मुझे जाना था उसको पिक करने के लिए बॉर्डर पे गाड़ी लेके। तो मुझे कहने लगे तुम उसको पिक नहीं कर सकते क्योंकि माइट गेट हिट बाय ड्रोन और समथिंग, कुछ हैपन, रास्ते में अरेस्ट हो गया तो यू विल गो विद हिम, सो यू कैन नॉट गो। तुम घर पे रहो, उसको किसी और तरह से बुलाओ, किसी और को ट्रांसपोर्ट करना दे उसको। तो मैंने उसको वलीद जो लड़का था, मैंने उसको कहा, मैंने उसको किसी और के साथ ड्राइवर भेजो, मैं नहीं जा रहा। मैं बोलता क्या वो? मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यूजली बड़े लोगों को पिक करने में खुद जाता था सारे। तो गाजियाबाद से क्रॉस करके ये आया तुर्की साइड पे, इसको पिक किया, बॉर्डर से मेरे घर पे लेके आए। तो मुझे मैसेज आया फ़ौरन अमेरिका से कि SOS 911 बाहर जाके कॉल करो। मैं घर से यूज़ फ़ोन नहीं करता था। तो मुझे कॉल किया कि आप फ़ौरन यहाँ से निकलिए क्योंकि आपके हाउस पे रेड होने वाली है। फ़ौरन निकलो वहाँ से। तो मैंने इन लोगों को बोला कि यार मुझे जाना है, मेरा एक मसला हो गया। मैंने ये नहीं बोला कि मुझे कहाँ जा रहा हूँ, मैंने बोला मुझे जाना है। मैं जाता था बीच बीच में, यानी और भी कामों से निकलता था। तो मैंने उनको बोला मैं जा रहा हूँ। मैं घर से निकल के भागा इस्तंबुल से मैंने फ़ौरन, लास्ट उस वक्त फ्लाइट जा रही थी KLM की एम्स्टर्डम के लिए। मैंने एम्स्टर्डम की फ़्लाइट ली, एम्स्टर्डम पहुंचा। जितनी देर एम्स्टर्डम पहुंच के मैं रात को सोया हूँ, मुझे मैसेज आया वहाँ से, एक पाकिस्तानी लड़का था मेरे घर में, नबील शेख। वो भी पाकिस्तान में ही है, नहीं वो भी तुर्की में, सॉरी, उसके भाई लोग पाकिस्तान में। उसका मैसेज आया कि घर पे रेड हो गई है, अलकायदा का। तो उसका मुझे मैसेज आया कि वो घर पे रेड हो गई है और लेस्ली डेविस घर पे ही है। और उस वक्त मेरे घर में 9 अलकायदा के लोग थे, जिनमें से एक जो था वो एक अबू तलाल उर्दनी, बहुत बड़ा मशहूर टेररिस्ट, वो भी था। मोहम्मद इंजामी था, मोहम्मद अल तुर्की था, अबू वलीद अल आगा था, यानी ये पूरी चेन थी। अब आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा करने वाला अमेरिका क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकना चाहता था? अभी जवाब मिल जाएगा। इस शख्स को जानते हैं आप? ये पाक फजाइया का साबिक ऑफिसर है जो दहशतगर्द तंजीम के कैंप में चला गया। 2004 में परवेज मुशर्रफ पर हमला किया और अगले साल गिरफ्तार भी हो गया। इस खतरनाक दहशतगर्द को जेल तोड़कर फरार कराने की प्लानिंग की जा रही है, लेकिन अलकायदा के ही एक दहशतगर्द ने कामरान को अपना समझकर उसे सारी प्लानिंग बता दी। लेकिन अफसोस, कामरान फरीदी के लिए ये मिशन इम्पॉसिबल था। अमेरिका थोड़ा सेल्फिश भी है भैया, ये भी बता दूं। मैंने पाकिस्तान के ये जो जेल ब्रेक वाला था ना, ये मुझे अब्दुल मतीन ने बता दिया था कि जेल ब्रेक हो रही है। मैंने इनको बता दिया था, मैंने कहा यार ये ISI को बोल दो प्लीज कि यार ये मेरा जो वो पाकिस्तानी ये था ना मेरे अंदर, वो हुब्बुल वतनी बहुत ज्यादा है। तो हम लोगों को पता थी ये बात कि TTP के जो लोग हैं वो इधर जेल से रिहा होकर पाकिस्तान जाएंगे और वहां जो है वो कार्रवाई करेंगे। सो मैंने FBI को यार, मैंने कहा यार प्लीज, जो मेरा एजेंट था, मैंने उसको यार प्लीज कुछ भी करके लेट पाकिस्तानी उनको किस तरह से इन्फॉर्म, मेरा नाम तो सारी बात है नहीं ले सकते, लेकिन किसी तरह से भी यू कैन पास द इन्फॉर्मेशन। होता है ये पार्टनर क्राइम में तुम्हारे जो है वो देयर पार्टनर्स ना। तो इन्होंने नहीं किया उसको इन्वॉल्व। सो जस्ट टू लेट यू नो कि ये अमेरिकन बड़े सेल्फिश हैं। जब अदनान रशीद बॉर्डर पे था, मैंने उनको कॉल करके मैंने कहा यार ये पाकिस्तान के इस जगह बैठा हुआ है, मेरे पास उसकी लोकेशन थी क्योंकि मैं इसे ड्रोन बाय कर रहा था उस वक्त। मैंने कहा यार ISI को कॉल कर दो, कम से कम इसको अरेस्ट करवा दो, अदनान रशीद को, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा वबाल है। नहीं, इस बात पे मेरी लड़ाई गालम गलोच भी हो गई थी FBI उसके जो मेरा हैंडलर से मेरी गालम गलोच हुई इस बात के ऊपर। जब इन्होंने कॉल नहीं किया, वो निकल गया क्योंकि वो ड्रोन सर्वेलेंस में था उस वक्त। अदनान रशीद अमेरिकन ड्रोन के सर्वेलेंस में था, ना उसको उन्होंने हिट किया ना पाकिस्तान को बताया। सिर्फ यही नहीं, लाहौर के FIA ऑफिस में धमाका करने वाले दहशतगर्द अब्दुल बासित का अगला टारगेट इस्लामाबाद में धमाका करना था, मगर वो ये बात कामरान फरीदी को बता चुका था। लेकिन इस बार भी FBI ने पाकिस्तान को इन्फॉर्म नहीं किया। अगर कामरान फरीदी डायरेक्ट ना होता तो इस्लामाबाद में बड़ा धमाका हो जाता। जो अब्दुल बासित जिसका मैंने बताया, जो मेरे साथ जो था FIA सेंटर लाहौर वाला, वो डस्का में था। तो मैंने उस वक्त उनको कॉल कि प्लीज कॉल करो ऐसा ISI को कि ये जा रहा है, ये फिर फाड़ेगा इस्लामाबाद में, बॉम्ब करेगा। तो ये इस्लामाबाद जा रहा था रेकी करने के लिए।
तो उस वक्त इन लोगों ने मना कर दिया कि यार ये ना हमारा टू मच वर्क, डोंट वरी अबाउट इट। तो मैंने फिर एक टिप लाइन पे मेरे पास एक होती है, वो मैंने एनोनिमसली बता दी, तो अब्दुल पास पकड़ा गया था, ISI ने उसको पिक कर लिया था, डस्का से उसको पिक किया था, ये जा रहा था उस वक्त काम करने के लिए। पाकिस्तान की मदद ना करने वाला अमेरिका अब पाकिस्तान को घुटनों के बल गिराने की तैयारी कर रहा था। भारत और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान को फंसाने के लिए एक जाल बुना और ये जाल फैलवाया कामरान फरीदी से। मगर वो नहीं जानते थे कि फरीदी जाल फेंकना ही नहीं, जाल तोड़ना भी जानता है। कामरान फरीदी को नया मिशन सौंपा गया, डी कंपनी। मगर इस केस में पाकिस्तान के खिलाफ क्या साजिश की जा रही थी? पाकिस्तान को फैटफ में ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश कौन कर रहा था? और कामरान फरीदी ने पाकिस्तान को कैसे सेव किया? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे, लेकिन इस एपिसोड में। नर्म हाथ सख्त हड्डियों को दबाकर थकन उतार रहे हैं। कामरान जिंदगी में पहली बार सुकून का सांस ले रहा है। थाईलैंड की ठंडी हवा, ठाटे मारता समंदर और आसमान में खूबसूरत परिंदों का नजारा। लेकिन अचानक फोन बजता है। हेलो फरीदी, फौरन वापस न्यूयॉर्क पहुंचो। और कामरान का सुकून फिर गारत हो जाता है। खैर, वैसे तो वो मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने से भी ना घबराया। तालिबान, आईएसआईएस, अलकायदा सभी दहशतगर्दों को पकड़वाया, तभी तो FBI में द लाइन हार्ट कहलाया। मगर इस बार नाजुक मोड़ आया। कामरान को उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल टास्क दिया जाता है, दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी। सन 2016 का सूरज तुलू हो रहा है और कामरान के कैरियर का गुरूब। कामरान को टास्क दिया जाता है कि डी कंपनी के गिर्द घेरा तंग करने के लिए वो जाबिर मोतीवाला के खिलाफ सबूत इकट्ठे करे। रूप बदलकर दिल में उतरने वाले कामरान को जाबिर मोतीवाला से दोस्ती में देर नहीं लगी। उनकी पहली मुलाकात न्यूयॉर्क में, फिर अगली मुलाकात कराची में होती है। कहेंगे कि अब तुम जो है वो पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि हम जाबिर से डायरेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग करनी है। तो कहते हैं कि जाबिर जो है वो नंबर 1 आदमी है दाऊद इब्राहिम का। तो हम क्या करेंगे कि हम इसके साथ काम करके इसको रैप कर लेंगे, एंड ही विल टेस्टिफाई अगेंस्ट दाऊद इब्राहिम, तो हम इसको अरेस्ट कर लेंगे। सो आई मीन, जब मैं जाबिर को कराची में मिला, जाबिर भाई को कराची में मिला साथ डील की, तो ही इज अ वेरी नॉर्मल गाय, पार्टी करते हैं। मैं भी जाहिर बात है, मैं पार्टी भी कर रहा हूँ साथ में, कराची में हम जगह घूम भी रहे हैं, खाने भी खा रहे हैं। इट्स लाइक डेली थिंग। मैंने उनको कहा कि यार मुझे मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, मेरे पास पैसा होता है अमेरिका में। तो जाबिर भाई ने असल में ये किया कि इट्स अ वेरी ऑनेस्ट, और आई गिव यू वेरी ऑनेस्ट थिंग हाउ इट इज। अगर आप पाकिस्तान में किसी को मिलते हैं, मैं आपको मिलूँ ना, मैं बोलूँ यार मुझे गधा गाड़ी खरीदनी है, बोलो यार मैं तो नहीं बेचता, मेरा एक जानने वाले के पास गधा गाड़ी होती है, मैं तुम्हें उसके मिला देता हूँ, तुम मिल लेना। तो मैंने बोला मुझे मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, यार मैं किसी को जानता हूँ तो मैं बता देता हूँ, उसका मिल लो, मेरा नाम ले देना, हो जाएगा। अब अमेरिकन के लिए, क्योंकि जाबिर ने रेफर किया है, ही इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। अमेरिकन लॉ में एक थिंग है कॉन्स्पिरेसी लॉ। अगर आपको मैंने पूछा ड्रग कहाँ बिकती है, आपने मुझे बताया कि नुक्कड़ में बेच दो, तो आप भी आ गए रफड़े में। अब मैं जितनी ड्रग खरीदूंगा वो आप भी उस शादी में मेरे साथ शरीक हैं, आप भी बारात का खाना खा के ही जाएंगे। उसके बाद वो जितना चार्ज उस पर लगेगा उतना चार्ज आप पे लगेगा। अच्छा, फिर मैंने किया जाहिर भाई को, मैंने कहा यार मुझे कुछ गन्स खरीदनी है। उन्होंने बोला यार फला फला आदमी है, वो लीगल काम करता है, जिया जैदी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इंतकाल हो गया उनका। उन्होंने कहा आप जिया भाई से मिल लीजिए और वो आपकी हेल्प करा देंगे। वो लीगल गन बिजनेस में है और उनका ऑस्ट्रिया में, वियना में जो है कोई जानने वाला है जो रशियन। तो मैं वियना चला गया, मैंने गन की डील बना ली वियना जाके। जिया भाई फ्लाई करके आए वहां पर, उन्हें इंतकाल हो गया। और वो लीगल गन डील करते थे, उनका ऐसा कोई नहीं था। लेकिन जाबिर भाई का सिर्फ जुर्म इतना था कि उन्होंने मुझे बता दिया था कि यार ये आदमी है, उससे मिल दो। जैसे अगर वो मुझसे कहते हैं, मैं पाकिस्तान में होता कि यार मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, तो बोलो यार मेरे दोस्त के पास लैंड क्रूजर है, चाहिए आपको तो ले लो उससे। सेम वे, बट दे टुक केयर ऑफ मी वेरी वेल, मेरे साथ बहुत अच्छा। और मुझे शर्मिंदगी होने लगी, इतना अच्छा ट्रीट किया कि यार मुझे थोड़ा सा गिल्ट होने लगा। यार मैंने कहा यार ये लोग तो, ये टेररिस्ट तो कोई नहीं है। अच्छा, अब अमेरिकन वहां से मैसेज ये आ रहा है कि हाफिज सईद का दाऊद इब्राहिम और ये डी कंपनी से लिंक है, ये प्रूव करना। अब ना स्टोरी चेंज होना शुरू हो गई वहां से। अब वो हाफिज सईद को ले आया लश्कर तैयबा, फिर उसके बाद बोल रहे हैं नाउ वी हैव टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन डी कंपनी एंड ISI। इतना बेवकूफ तो मैं नहीं हूँ, इतना अच्छे तो मैं नहीं हूँ कि यार। अब इसमें मुझे बू आने लगी रॉ की। मुझे बोला यार ये तो पॉसिबल नहीं है, या तो कोई उर्दू बोलने वाला है, क्योंकि अमेरिकन जो है वो लकीर के फकीर होते हैं, वो इतना गहराई में नहीं जाते। या तो ये लोकल कोई आदमी है यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा है, या ये रॉ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। तो मैंने कहा यार मैं वापस आ रहा हूँ, मुझे बात करनी है। मैं फ्लाई करके गया, मैंने कहा यार देखो इन लोगों के साथ मैं पार्टी करता हूँ, ये लोग टेररिस्ट सारी जिंदगी किया ना मैंने, ये टेररिस्ट नहीं है,
ये शाम को पार्टी करते हैं, उधर मुजरा चल रहा है, ये हो रहा है, वही थोड़ी टेररिस्ट। कौन सा वलीद के साथ मैंने मुजरे देखे हैं, कौन सी पार्टियां की हैं, या हम कौन सा जाके जो है कोलाची में खाने गए? दैट्स नॉट हाउ इट वर्क। ये डिफरेंट ब्रीड है। दिस गाइस आर बिजनेस गाइस, ये लोग बिजनेस करते हैं, ऑफ कोर्स देश में कुछ राइट और लेफ्ट करते होंगे, हु केयर्स, यू नो, ना माय बिजनेस। अगर ये दुबई में किसी से पैसा ले लेते हैं, कुछ करते हैं। अभी ना आप जानते हैं और ना कामरान फरीदी जानता था कि असल कहानी क्या है। बहरहाल कामरान फरीदी ने सबूत इकट्ठे करके एफबीआई में जमा करा दिए थे। मगर क्या वो जाबिर मोतीवाला के खिलाफ थे? सबूत तो मिल गए थे, सबूत, मनी लॉन्ड्रिंग तो हो गई थी, गन्स तो खरीद ली थी मैंने। सबूत जो मैंने एंटर किए थे वो ये था कि उसमें जाबिर इन्वॉल्व नहीं है, वी डिड मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन उन्होंने उसको जो लॉग किया एफबीआई ने, डी कंपनी, उन्होंने तो जाबिर को तो गली में ले लिया था उसमें। उस केस में जाबिर को उन्होंने कंस्पिरेसी थ्योरी, वो कंस्पिरेसी थ्योरी का वो दिस चार्ज इन अमेरिका कॉल्ड कंस्पिरेसी, तो वो कंस्पिरेसी ऑफ स्मगलिंग दिस, कंस्पिरेसी ऑफ लॉन्ड्रिंग मनी, कंस्पिरेसी ऑफ स्मगलिंग गन्स, कंस्पिरेसी ऑफ स्मगलिंग ड्रग्स, क्योंकि मैंने हेरोइन खरीदी थी किसी से वहां से, हेरोइन खरीद के मैंने शिप की थी वहां से, तो उसको भी जाबिर भाई को उन्होंने डाल दिया 4 किलो ऑफ हेरोइन। वो हेरोइन न्यूयॉर्क आई थी, तो वो हेरोइन भी जो थी वो उन्होंने जाबिर भाई के खाते में डाल दी। और यह डी कंपनी असल में वो दाऊद भाई के खाते में डाली थी। कामरान फरीदी सूडान में ड्राइव कर रहा था कि खबर मिलती है जाबिर मोतीवाला को लंदन के हेथरो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है और कामरान को फौरन न्यूयॉर्क पहुंचने की हिदायत मिलती है। दफ्तर में दाखिल होते ही कामरान एक शख्स को देखकर आपे से बाहर हो जाता है। मेरे हालत खराब है, मट्टी हटाऊं, मैंने शावर भी नहीं। मैंने कहा क्या कर रहे हो? अंदर मैं जब नेक्स्ट डे ब्रीफिंग के लिए गया तो 2 इंडियन बैठे हुए, एक को मैं जानता था उसमें से जो इंडियन एम्बेसी के लिए काम करता। मुझे पता है कि वो रॉ के लिए, मतलब बेसिकली रॉ ऑपरेटिव जो यहाँ जो होते हैं ना, लीगल, उसको लीगल अताशी बोलते हैं, लीगल एड, जैसे पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं वैसे यहाँ पे भी होते हैं। वो आईएसआई का भी ऑपरेटिव है यहाँ पर। सो इस तरह से वो बैठा हुआ है मेरे मीटिंग रूम के अंदर। मैंने उसकी शक्ल देखी, मेरे अपने बॉस को देखा, मैंने फिर उसको देखा, तो मैं बाहर निकल गया बगैर बात किए। मेरा बॉस मेरे पीछे भागा था, क्या कर रहे हो? मैंने बोला What is Rod doing in here? बोलता है, you know what, forgot to tell you, it's their intel, it's their case. मैंने, what do you mean it's their case? It's your case. बोलता है, yeah, we are operating, but you know, a joint operation है। मैंने बोला, यार अभी बात तुमने मुझे पहले नहीं बताई। फिर मैंने नंगी नंगी गालियां, फलाना ढिमकाना, दे संध्यार, उसको मैंने दे धड़ाधड़, ये लात मार रहा हूँ, उधर धमके दे रहा हूँ। I lost my mind। धोखा ना, इतने साल से आप किसके साथ काम कर रहे हो, यू गेट डिसीव्ड, आपको इतना बड़ा धोखा यार लाइफ में मिला। खैर उन्होंने उस वक्त बोला इट्स टू लेट नाउ, जाबिर इज इन कस्टडी, तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट? बोला हम एक्सट्राडिट कर रहे हैं, जाबिर को लेके आ रहे हैं एक्सट्राडिशन। अब मैं जहन में मेरे, मैं सोच रहा हूँ क्या करूं। जाबिर इज इन कस्टडी, क्या हो सकता है? नथिंग। ब्रिटिश कस्टडी का मतलब है अमेरिकन कस्टडी, ये दोनों एक दूसरे के भाई तो हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो क्लोज रिलेशन है इंटेलिजेंस में और या लॉ एनफोर्समेंट, अमेरिका ब्रिटिश जो है वो नंबर 1 कंट्री पूरी दुनिया में, इन सबसे ज्यादा क्लोज है और ब्रिटिश छोड़ेगा नहीं। मैंने जाबिर भाई की फैमिली को कांटेक्ट किया उस टाइम पे, उनको बताया कि भाई मैं जो हूँ वो स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, आई हैव नथिंग टू डू विद इट, और मैंने एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट दिया है। अब जाबिर भाई के लोग बेचारे डर रहे हैं, वो बोला ये ओ शिट, ये तो एफबीआई वाला है, इसने सबको फंसवा दिया, अब ये हमें भी मरवा देगा। जाबिर भाई के भाई से बात कर रहा हूँ या मैं किसी से बात कर रहा हूँ, फैमिली से, सब डरे हुए। मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मैं कुत्ते के बच्चों, मरना डरना मुझे चाहिए। अमेरिका में बैठा हूँ, जिंदगी मेरी खराब होगी, यू नो, तुम लोगों को क्या, तुम लोग वहां बैठे हो, तुमको उठा के नहीं ले जा सकता। हेल्प मी आउट हियर, व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता क्या करना है, आई डोंट नो। मुझे पकड़ना आता है, मुझे छोड़ना नहीं आता। अच्छा, मुझे ऑफिस से दोबारा कॉल आई, मुझे बोलता है वी वांट टू टॉक टू यू। ओके, मैं आता हूँ। मैं ऑफिस पहुंचा, मुझे कहने लगे देखो, मैं रहता उस वक्त फ्लोरिडा में था, मैं फ्लाई करके न्यूयॉर्क पहुंचा, तो मुझे क्योंकि न्यूयॉर्क ऑफिस डील करा था, मैं तो आई लिव आउट ऑफ फ्लोरिडा, मैं ठंडे में नहीं रहता, मुझे बोट चाहिए होती है, मेरी बोट फ्लोरिडा में होती है, तो सो आई ऑपरेट आउट ऑफ देयर। तो मुझे उन्होंने कहा कि देखो, वी गॉट ऑफर फॉर यू, तुमने पूरी जिंदगी बहुत अच्छा काम किया, यू डोंट वांट टू मैस इट अप राइट नाउ, दिस इज द ऑपरेशन, व्हाट डू यू वांट टू डू? मैंने बोला आई डोंट वांट टू डू इट एनीमोर, आई वांट टू वॉक। बोलता, आई विल गिव यू वन थिंग, तुम यहां नहीं रहना, विल गिव योर नेशनैलिटी इन दुबई, इधर और थाईलैंड की नेशनैलिटी, दोनों में से 2 चाहिए, तुम पिक करो। वी गिव यू $1.5 million कैश, प्लस वी गिव यू 20% जो भी एसेट हैं डी कंपनी के पूरी दुनिया में, हम अभी जो करेंगे दुबई में या इंडिया में या मलेशिया में या थाईलैंड में, यहाँ पे जो उनके हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट जिनके मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हुए थे, बोलेंगे हम सब सीज करेंगे, वी गिव यू 20%, वो बिलियन में बात बनती है। यू जस्ट डू दिस, तो मैं यू आउट, यू फ्री, गो लिव विद योर वाइफ, एंजॉय,
गो फिशिंग, 1.5 मिलियन ये कैश लो, बाकी सारी बातें पैसे में। आई हैड इनफ मनी, मेरे पास घर था यहाँ पे, मेरे पास गाड़ियां, ड्राइव i8, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास जी वैगन है यहाँ पे। आई मीन आई हैड एवरीथिंग फ्री एंड क्लियर, कैश पे पे बैक। बोलते गो अहेड एंड एंजॉय द लाइफ। मैंने बोला ना, आई कैन डू इट। व्हाट यू मीन आई कैन डू इट? कैन डू इट, नहीं करूंगा। बोलता है देन व्हाट यू गोना डू? मैंने बोला करके मैं ऑफिस से बाहर निकल आया। उस वक्त गुस्से में कामरान फरीदी बाहर आ गया, मगर जहन में कई सवालात गर्दिश कर रहे थे कि ये अचानक गोरे और हिंदुस्तानी मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं, वो इतनी बड़ी ऑफर क्यों कर रहे थे। अगले रोज जब कामरान फरीदी दोबारा ऑफिस गया तो पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे बोलने का देखो ये प्लॉट है, उसने हाफिज सईद की तस्वीर रखी सामने। बोलता है ये तुम साइन करो यहाँ पर, ये लश्कर तैयबा जो था ये डी कंपनी के साथ है, ये एक दूसरे के फंडिंग करते हैं, यानी डी कंपनी लश्कर तैयबा की फंडिंग करती है, तुम ये सिर्फ कर दो। मैंने बोला इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? उसका डी कंपनी से क्या था? बोला थिंग्स चेंज, नाउ वी वांट टू से कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को हार्बर करता है। अब लास्ट आज अगर डी कंपनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हाफिज सईद लश्कर तैयबा है, हरकतुल मुजाहिदीन है, ये सारी पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो उसको ऑपरेट करती है, इनको फंडिंग करती है। तो मैंने कहा इससे फायदा क्या होगा? बोला यू सी द जेंटलमैन ओवर देयर? बोला या वो एक ग्लासेस लगे पहना हुआ, डार्क ग्लासेस में बैठा हुआ। बोलता यू नो व्हाट FATF? मैंने बोला फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बोला दे वांट टू ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान एंड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना चाहते हैं। यू गिव साइन दिस, वी ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान एंड FATF, पाकिस्तान के पास कोई फंडिंग नहीं होगी, दे विल गो 100 years बैक, वी गेट द न्यूक्स। बोले कि जस्ट कनेक्ट द डॉट्स और मेक श्योर करना कि तुम कॉन्सेंट्रेट ये करो कि ISI जो है वो सपोर्ट करती है इन सब चीजों को। बॉम्बे अटैक जो थे वो ISI के इमा पे हुए, अमेरिका में जो अटैक होने वाला था वो ISI के इमा पे हुआ था, और जो जो जितनी भी डीलिंग हाफिज सईद की हैं वो ISI के साथ हैं सारी। पुट ISI इन थिंग। मैंने घर वापस आया, अब मेरे काटो तो लहू नहीं, मैं रो रहा हूँ लिटरली, मैंने बहुत कम रोता हूँ, और मुझे सारे मिली नगमे याद आ रहे हैं, वतन पाक वतन सारे। अब मुझे फ्लैशबैक हो रहा है यार, मैं तो जिंदगी भर जा नहीं सकता। मैं वालिद साहब के पास गया, मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा ये मसला हो गया। बोला कि बेटा कुछ कर दे। मैंने बोला, कहेंगे तू अकलौता बेटा है, मर जाना या तू जेल में चला ज्यादा बेहतर है हमारे लिए, तो ये करके मुल्क की बदनामी करेगा ना, घर मत आना। उसके बाद मेरी माँ से उन्होंने बोला इसको, जलील को घर से निकाल दो, इसको घुसने मत देना। और मेरी वाइफ जो है वो कौन है बैठी देख रही है, अमेरिकन है, मुसलमान है, हम तो, मेरी वाइफ मुसलमान है और मुझसे बहुत अच्छी मुसलमान है। वो भी अपना सर हिलाना शुरू कर दी, बोलती है नो व्हाट, आई एम नॉट गोना डील विद यू एनीमोर। मैं वैसे भी ऐसा नहीं था कि वही मेरी मोटिवेशन थी, आई डिडंट वांट टू डू इट, मैं जस्ट देखना था मेरे घर वालों का क्या रिएक्शन, क्योंकि मुझे पता था कि इट्स गोना बी बम्पी राइड अहेड। सेम थिंग, मैं वापस गया, मुझे कॉल आया कि तुम यू रेडी? मैंने बोला फिर मैंने जो गालियां उनको दी हैं। अच्छा, मेरे अकाउंट जो थे वो नेक्स्ट डे सीज हो गया, फा करके मेरे बैंक अकाउंट, चेक इन सेविंग सीज, मेरे लीन लग गई। मैंने बोला यार मेरी वाइफ बोल, मेरा घर फ्री एंड क्लियर पेड फॉर $500,000 का मेरा घर जो कैश पे किया हुआ था। तो मुझे बोलने लगे कि IRS का लेटर आ गया मेरे घर पे तीसरे दिन कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग यू फॉर फ्रॉड एंड तुम्हारे घर पे जो हम लोग लीन लगा रहे हैं। मैंने वाइफ को बताया, बोलती है नो हम लोग कुछ भी रह लेंगे, कहीं भी कर लेंगे, लेट देम यूज इट। मैंने बोला ये शायद डराएंगे और उसके बाद में एंड में छोड़ देंगे। कामरान फरीदी को अपना सवाल नजर आने लगा। एक तरफ पाकिस्तान था और दूसरी तरफ उसका मुस्तकबिल। कामरान फरीदी को एक चीज की कुर्बानी देना थी। फरीदी को अब इस बात का एहसास हो गया था कि FBI ने उसके साथ डबल गेम खेला है। अब मुझे बाद में वो 2+2 हुआ, मुझे बाद में पता चली ये बात कि जो इंडिया में जो थाईलैंड में और दुबई में जो लोग ऑपरेट कर रहे थे वो अमेरिकन FBI के एजेंट नहीं थे, वो रॉ के लोग इन्वेस्टिगेट करते सेम केस को। अब मतलब बरालूद नहीं था। कामरान फरीदी को आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। अगर वो अमेरिका और भारत का पढ़ाया हुआ सबक तोते की तरह पढ़ देगा तो पाकिस्तान का दिवालिया हो जाएगा, और अगर ऐसा ना करे तो उसके साथ क्या होगा उसने सोचा भी नहीं था। वो मुसलसल जाबिर मोतीवाला की फैमिली और उनके वकील दीपक से राब्ते में था। मगर यहां आपको यह भी क्लियर कर दूं कि अक्सर अखबारों और वेबसाइट पर यह लिखा गया था कि कामरान फरीदी की जाबिर मोतीवाला की फैमिली से फोन पर गुफ्तगू FBI ने टेप कर ली थी। वो मैं ऐसे फोन से करा था जो बाबा काम तो यही है ना हमारा रोज का, तो वो उसमें हवाई फोन होता है हमारे पास, एक दो तरह के फोन होते हैं। एक होता है थ्रो अवे जिसका कोई माँ बाप नहीं होता, एक होता है स्क्रैम्बल फोन, वो इनक्रिप्टेड फोन कहलाता है, बड़ी महंगा होता है। वो आईफोन आता है नॉर्मली, उसमें स्पेशल इंक्रिप्शन होती है, $3,000 का फोन होता है वो। मेरे पास इंक्रिप्शन मौजूद था, वो अपना जाती, यानी मेरे अपने को जाती भी गेयर होते हैं। मेरे पास अपना पर्सनल इंक्रिप्टेड फोन था
मेरे पास जाती इंक्रिप्टेड वो थ्रू अवे फोन भी था, जो मैंने कांटेक्ट किया था वो इंक्रिप्शन से किया था। FBI तक वो बातें किसी नहीं का बाप भी नहीं कर सकता वो। मगर हां, जाबिर मोतीवाला के वकील को गवाही के तौर पर की गई कामरान फरीदी की कॉल FBI वाले जरूर सुन रहे थे। मैं गिरफ्तार जाबिर मोतीवाला के वकील की अहमकाना हरकत की वजह से हुआ ये कि मैंने जाबिर भाई के वकील को कॉल किया, और वो अब मुझे पता था कि अब मेरा कोई और रास्ता नहीं है, अब मैं इंक्रिप्शन फोन से उसको कॉल नहीं कर सकता। सो मैंने एक सीधा सीधा काम किया, मैंने अपने फोन उठाया, मुझे पता रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे पता है विजय सुन रही, दे नो कि मैं पिस्ड ऑफ हूं बहुत बुरी तरह। मैंने उसको सारा स्टेटमेंट जो था वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना, मैं छुप के तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करा सकता ना, एक स्टेटमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट को जाएगा ना। मैंने अपना फंदा लगाया अपने गले में और यूं कर दिया अपने आप को कि अब मैंने उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड, मेरा नाम कामरान फरीदी है और मैंने ये किया और मैंने उसको यहाँ किया और मैंने ये स्टेटमेंट दिया कि जाबिर था उसमें इन्वॉल्व नहीं था और डी कंपनी का इससे कोई ताल्लुक नहीं, करके मैंने पूरा स्टेटमेंट दीपक को रिकॉर्ड करवा दिया। ना कोई ताल्लुक है जाबिर का डी कंपनी से, और हमने उसको फ्रेम किया है, हमने उससे ड्रग के जो केस था वो उसने नहीं किया ड्रग, वो ड्रग किसी और की थी, जो हवाला था वो मैंने किसी और के थ्रू किया, इसने सिर्फ मुझे पॉइंट किया था, इसने ना उससे कोई, जब तक आपने कोई बेनिफिट, इसने कोई बेनिफिट ही नहीं लिया ना उस पैसे से, ही डिडंट गेट बेनिफिट कि मैंने 1000 की है 200 तुम्हारे हो गए 800 उसको गए, नो, ही डिडंट गेट नो डाइम आउट ऑफ इट। तो मैंने जाके बोल दिया कि मैंने जो एग्जैक्टली एज कि ना उसका कोई आईएसआई से कोई ताल्लुक है ना इसका एफिट, मैंने फिर उसको एफएटीएफ वाली सारी कहानी बता दी लॉयर को। जी, ऑन द रिकॉर्ड होगी सारी चीज, उसने रिकॉर्ड कर लिया, वो ऑन द रिकॉर्ड हो गया। लेकिन एक मसला ये था कि वो इतना बड़ा पंगा हो गया वहां पर ब्रिटेन में कि जब वो उस अटर्नी के पास, जो ब्रिटिश पहले कोर्ट के पास लेके गया, वो बोलते हैं वो गेट हिम हियर, गेट हिम हियर, गेट हिम हियर, वीकेंड, यानी उन्होंने बोला उसको यहाँ लेके आओ, मुझे वहां बुलाओ लंदन, कि ये जज के सामने बयान दे आके ऑन द रिकॉर्ड। मैंने वाइफ को बोला, बोलती है अब तो हो गया जो होना था, चलो। मैंने बोला मैं अकेला जाऊंगा, बोलती है नो, अगर तुम्हें डिसअपियर कर दिया इन लोगों ने, कुछ खुदा ना खास्ता तुम्हें कहीं गायब हो गए तो आई हैव टू नो व्हाट हैपेंड, सो आई कम विद यू। सो मेरी वाइफ मेरे साथ फ्लाई की लंदन। मैं लंदन एयरपोर्ट पे अच्छा, मेरे उसके वकील ने बोला था एडवांस में टिकट मत लेना, यहाँ से मियामी ड्राइव करो, मियामी से नॉर्वेजियन एयरलाइन से फ्लाई करके तुम लंदन की हीथ्रो पहुंचो और हीथ्रो पे आके मुझे कॉल करना। मगर सारी गेम कामरान के हाथ से निकल चुकी थी। वो कामरान जो जाल बिछाता, शिकार करता और एफबीआई के आगे डाल देता, आज वो शिकारी हीथ्रो एयरपोर्ट पर एफबीआई का शिकार बन गया। जैसे हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरा तो वहां पे इंतजार कर रही थी मेरा एफबीआई, सीआईए, जो लोकल वहां के जो ब्रिटेन में ऑपरेट करते हैं, और MI6 बोलते, मिस्टर फरीदी, यस सर, यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट? नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। मैंने किया क्या है? बोलता यू आर थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। अब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट एक ऐसा कानून है, उसके तहत आपको उठा के कोई भी कहीं भी बंद कर दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे कमरे में ले गया, एक डार्क रूम में, ना कोई फोन ना कोई थिंग। मेरी वाइफ को उन्होंने जाने दिया। मेरी वाइफ ने सीधा दीपक को कॉल किया कि कैमरन अरेस्ट हो गया है। उसने बोला मैं आ रहा हूँ फौरन। वहां पे एयरपोर्ट पहुंचा, उसको बोला, मेरी वाइफ से कहा, वो हमने उसको वो इंटरोगेट करने के बाद हमने उसको बैकडोर से निकाल दिया, वो होटल चला गया होगा, वो चेक हिम ओवर देयर, दे लाई टू। दीपक पहुंचा, दीपक को भी इन्होंने कहा वो वी डोंट हैव हिम, ही लेफ्ट, चला गया, ढूंढो कहीं बाहर होगा। मैं कमरे में था और ये फ्लाइट का वेट कर रहे थे। जैसे ही नॉर्वेजियन की फ्लाइट टर्न अराउंड होती है 4 घंटे में, दे पुट मी इन द प्लेन, ब्रिंग मी बैक टू न्यूयॉर्क। मुझे पहले जेल में ले गया, ये JFK में, वहां पे एयरपोर्ट पे एक होल्डिंग सेल होता है, वो ठंडा होल्डिंग सेल होता है, बर्फ की सिल की तरह, उसकी वो 60 डिग्री कर देते हैं अंदर। तो कंक्रीट की ले थी, सारे कपड़े उतरवाए मेरे, अंदर डाल दिया। अब मैं उसमें लेटा हूँ, बाथरूम करने के लिए वो एक कोने में जगह है, पीने को पानी नहीं, खाने को कुछ नहीं दिया था, वो समझी। सो वहाँ पड़ा रहा 24 आवर, उन्होंने मुझे वहाँ पे रखा। रात भर जो है वो आके वार्डन आता था वहाँ पे, कहता था दिस इज द टेररिस्ट, दिस इज द टेरर, ये टेररिस्ट है जो अपने मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है, ये खतरा बन सकता है, यार वी शुड किल दिस सन ऑफ अ, गालियां दे रहे थे आगे। मैं हंस रहा हूँ अंदर बैठा हुआ, मैंने क्या, अच्छा मुझे पता नहीं था कितना बुरा होगा। नेक्स्ट डे मुझे इन्होंने एक और सेल था FBI का, वहाँ इंटरोगेशन सेल, वहाँ पे ले गए पिक करके। वहाँ उन्होंने पूछना गाचना शुरू किया। मैंने बोला ये मैंने यूं किया। बोले पहले उन्होंने मरेंडा राइट पढ़ी है, राइट टू रिमेन साइलेंट। तो उन्होंने मुझसे पूछा, सवाल पूछना शुरू कर दिए। तो मैं इधर उधर देख रहा हूँ, मुझे बोलते हैं वी आस्किंग यू क्वेश्चन। मैंने कहा यू जस्ट टोल्ड मी यू हैव राइट टू रिमेन साइलेंट। या राइट टू रिमेन साइलेंट, आई एम साइलेंट। पीछे बैठ गया, फिर वो सवाल करना शुरू करे। मैंने कहा, बोलते वो होल्ड ऑन, आंसर द क्वेश्चन। मैंने व्हाट डू यू जस्ट टोल्ड मी, राइट टू रिमेन साइलेंट? ओके, राइट टू रिमेन साइलेंट। फिर पीछे बैठ गया।
I mean, I've been doing it too long. तो वो राइट टू रिमेन साइलेंट मैं कई इंटेरोगेशन से गुजर चुका हूँ पहले। तो ये तो बच्चों वाली इंटेरोगेशन थी। वो लड़की खुद कंफ्यूज थी, जो जो मुझे इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जो मुझसे इंटेरोगेशन कर रही थी ना, वो जूनियर लड़की थी, मैं उसको जानता हूँ। वो खुद इतनी नर्वस हुई थी कि उसको मैंने कहा लिसन काम डाउन, टेक इट इजी, आई नो यू नो हु आई एम राइट, बोलते या एंड देन आई एम नॉट गोइंग टू टॉक, एंड ऑफ द स्टोरी। ओके साइन किया, बोलती यू गोइंग टू जेल, आई नो। यहां शायद गोरे भूल गए कि ये वो कामरान है जो अमेरिका के स्ट्रीट गैंग्स हों या दुनिया के लिए खतरनाक जिहादी, सबको चकमा दे चुका है। एफबीआई ने 3 दिन बाद कामरान को वाइफ से बात करने का मौका दिया और यहीं से उसने अपना गेम घुमा दिया। ऐसे उन्होंने मुझे फोन कॉल दिया, मैंने वाइफ से बोला कि रिकॉर्डर, उसको मैंने उसके कोड वर्ड उसको पता है, जब मैं उसको बोलूँ ना चालू करो तो उसको पता है क्या करना है, वो रिकॉर्डर ऑन कर दे। तो मैंने बोला चालू करो, उसने चालू किया, वो रिकॉर्डर ऑन कर दिया मेरा। अब मैं उससे बात करते करते इंग्लिश में मैं उर्दू पे आ गया, और मैं क्योंकि मेरी फ़ोन कॉल सुन रहे थे, अब मैंने इसको ये बताया कि ये मैं जेल में हूँ, मुझे अरेस्ट कर लिया गया है, उर्दू में मैं बोल रहा हूँ। और जाबिर बोती वाला जो है वो मैं उसके खिलाफ, मैं उसके हक में बयान देने आया था, और उसको जो है वो बेगुनाह पकड़ा गया है, और दाऊद इब्राहिम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और ISI का से कोई ताल्लुक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। वो उसने सीधा भेजा दीपक को, मेरी वाइफ समझ गई क्या करना है, वो डूइंग विद 23 साल हो गए मेरी शादी को उसके साथ। उसने सीधा वो दीपक को भेजा, उनके लॉयर को, उनके लॉयर लेके जज के पास गया कि वो यहाँ आया था स्टेटमेंट देने के लिए, और उसको उन्होंने जो है वो अरेस्ट करके डिपोर्ट कर दिया वापस। वो अभी अमेरिकन जेल में है, ही इज द मेन विटनेस। उसने बोला ये कौन है, उसने फाइलें निकाल के दिखाई कि ये इंटेलिजेंस ऑफिसर, काउंटर इंटेलिजेंस अमेरिकन के लिए इतने साल से काम करता रहा है। ही वाज द गाय हु वाज द मेन विटनेस फॉर अमेरिकन्स। तो उसके बाद जज ने सबीना किया यूएस अटॉर्नी ऑफिस को, स्टेट डिपार्टमेंट को, एम्बेसडर को बुला लिया, आ जाओ जी, ये क्या तमाशा कर रहे हो तुम, वाई आर यूजिंग अस। वो पिस्ड ऑफ हो गया। जज कहता है कि तुम हमें इस्तेमाल कर रहे हो, तुम अपनी डर्टी लॉन्ड्री करने के लिए। There's nothing like that. You arrested your own guy and put him in jail for this. अमेरिकन ने हाथ खड़े कर दिए, बोला सॉरी, we don't have a case against you. कामरान फरीदी के इस स्टेटमेंट के बाद जाबिर मोतीवाला को कुछ अरसे बाद इन्वेस्टिगेशन करके रिहाई मिल गई, जिस पर भारतीय एजेंसी रॉ और उनके वफादार मीडिया का रवैया ऐसा था जैसे जलते तवे पर बिठा दिया गया हो। लेकिन इधर कामरान फरीदी का एफबीआई में 25 साल कैरियर खत्म हो गया। मुझे डार्क रूम में डाल दिया था, सॉल्टरी कन्फाइनमेंट, जो कि इलीगल है, अमेरिका में होता नहीं है ऐसा। मुझे सॉल्टरी कन्फाइनमेंट लॉक अप करके इन्होंने एक कमरे में, एक छोटा रूम था और एक बेड था वहां पे, नॉर्मल, लाइट भी नहीं खोलते थे, और अंदर रहता था मैं। हालांकि आपको पता है इंडियन मीडिया ने यही कहा कि मैंने ISI के कहने पे किया है। इंडियन मीडिया ने सारे ने यही पोस्ट किया है कि मुझे ISI ने इन्फिल्ट्रेट किया, मुझे पैसे दिए। आई गॉट नथिंग टू डू। नहीं, ISI से मैंने कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना मेरी वाइफ ने किया, ना किसी और ने किया मेरे घर पर। हथकड़ियों में जकड़ा कामरान फरीदी अमरीकी अदालत के कटहरे में खड़ा था। उस पर इल्जाम था अमरीकी एजेंट्स और FBI के काम में रुकावट डालने और उन्हें धमकियां देने का। अदालत ने कामरान को 30 साल कैद की सजा सुनाई। चंद हफ्तों में उसकी पूरी दुनिया बदल गई। इन्हीं दिनों में उसकी बीवी सूफिया को कैंसर डायग्नोस हो गया। मैं जब वाइफ को फ़ोन कर, एक तो फ़ोन लिमिट होता है, आपकी लिमिटेड फ़ोन होता है, याद नहीं होती फ़ोन करने की इतनी ज़्यादा, यानी एक दिन में लिमिटेड कॉल्स होती हैं आपकी, 15 मिनट आप कॉल कर सकते हैं दिन में। तो मेरे पास यानी वाइफ से बात करना है, बच्ची से बात करना है, या मेरी बहन है, वो भी मेरी वालदा रो रो के बुरा हाल उनका। मेरी बीवी तो खैर रोती थी जब फ़ोन करो तो बस उसकी सिर्फ हिचकियाँ। और 23 साल की शादी यार बहुत लंबा अरसा होता है, और वो ज़्यादा देसी है, वो देसियों से ज़्यादा देसी है, मतलब कपड़े भी वही पहनती है, खाना भी वही खाती है, वही लाइफ स्टाइल उसका। तो 23 साल एक किसी के साथ, आप कुत्ते के साथ रख लो तो वो भी उसे प्यार हो जाता है। तो अब आप जेल में हैं और उसको पता है कि हालात क्या हैं, किन हालात में जेल में है। मैंने कभी प्राइवेट प्लेन या बिजनेस क्लास के अलावा कभी ज़िंदगी में सफ़र नहीं किया। मैंने जहाज़ का पिछला हिस्सा नहीं देखा कैसा होता है। और मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ सोता मैं कंक्रीट के एक स्लैब के ऊपर हूँ, और की तरह जैसे सैंडविच फेंकते हैं ऐसे फेंकते थे वो की तरह, जैसे सैंडविच ज़मीन पे गिरता है, और वो रैप होता है बहरहाल। लेकिन फिर भी आप किसी को, यार एक आदमी को जो सब कुछ कर चुका है, उसके बाद आप उसको ज़मीन पे ऐसा फेंक के देते हो। खैर मैं ये बात तो उनको नहीं पता, लेकिन उसको आइडिया था, मेरी वाइफ जारी बात है अमेरिकन, उसको आइडिया था। तो रोना जारी बात बहुत मुश्किल से संभली। आखिरी दिन तक भी वो उसका, मेरी वालदा मुझे
वालदा वालिद वालिद साहब से तो मैं अभी भी वो अभी नॉर्मल नहीं है अभी भी। जब यानी आने के बाद भी उनकी इतनी बुरी हालत है, सेहत, इट्स हैवी ऑन देम। आई मीन बूढ़े माँ बाप हैं, आई मीन मैंने जिंदगी भर साथ रहा, टेक केयर की, और जेल में जवान बच्चा चला जाए उसके बाद उसके उनकी हालत क्या होती है, उनको पता है कि, और इन्होंने क्या किया था कि मेरे सारे अकाउंट सीज, गाड़ियां सीज, घर सीज, तो सारी चीज़, तो वो आई हैड टू मूव इनटू अ रेंटल प्लेस। यानी मेरी वाइफ ने खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरीके से उसने उनको रेंटल जगह पर मूव किया। लेकिन जो आंसू, और मेरी मतलब बहनें रात को, मुझे पता है, मेरी वाइफ बताती है कि मेरी जो बहन है वो रात भर यानी रोती थी, तहज्जुद पढ़ती थी और रोती थी बस। और जब मुझे सेंटेंस हुआ 7 साल का, तो मेरी जो बेटी है वो सी passed आउट, बेहोश हो गई थी। उसको 2 घंटे तक उसको होश नहीं था। आई मीन शी passed आउट। और जब मैं फ़ोन करूं तो सिर्फ डैड आई नीड यू, आई मीन मैं क्या करूं, आई एम लॉस्ट विदाउट यू। ये सब कुछ मिशन इम्पॉसिबल और बोर्न सीरीज जैसी फिल्मों में तो आप देखते ही रहते हैं, लेकिन कामरान के साथ ये सब रियल लाइफ में हो रहा था। मगर वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल के साथ आसानी भी होती है। कामरान का भी यही केस था। कैदी कामरान आजाद कामरान से ज्यादा महफूज था। अलकायदा, आईएसआईएस, डी कंपनी, इन सारे दुश्मनों की पहुंच से बाहर, जिनको वो पिछले 20 सालों से डबल क्रॉस कर रहा था। और वक्त का क्या है, अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। कुछ अरसे बाद चंद शराइत की बुनियाद पर अदालत ने कामरान की सजा 30 से कम करके 7 साल कर दी। तो 30 से 7 इसलिए हुआ था कि उसकी शर्त, एक तो मैं किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई कांटेक्ट नहीं करूंगा, कोई अलकायदा, किसी टेररिस्ट। नंबर 2, मैं दुनिया की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम नहीं करूंगा। उसकी वजह आपको पता है, क्योंकि जो मैं सीखा, जो मैं जानता हूं, वो कौन जानता है। अब वो मैं जाके किसी और को ट्रांसफर कर दूं तो इनके लिए तो वबाल आ जाना है, क्योंकि आई एम द बेस्ट देयर इज। आई मीन जो कोई करीब भी नहीं पहुंच सकता जो काउंटर टेररिज्म है मेरे नजदीक भी। तो उन्होंने कहा कि ना तो आप किसी और की हेल्प करेंगे, कि आप जाके कल सऊदी अरब में चले जाएं, बोले आई हेल्प यू आउट, या दुबई में या और जाएं कहीं पे, या किसी और मुल्क में जाके हायर हो जाएं, नहीं करना। तो तीसरी शर्त ये थी कि मैं आई गो बैक टू पाकिस्तान एंड लंदन, फ्रांस और अमेरिका में कभी ट्रैवल नहीं कर सकता, ना ही कभी इनके एयर स्पेस से गुजर सकता हूँ। अगर कोई जहाज ऊपर भी फ्लाई कर रहा है ना, मैं उस जहाज में भी नहीं बैठ सकता जिसमें वो, अगर वो अमेरिका की एयर स्पेस से गुजर रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं एक फ्लाइट लेता हूँ यूरोप से साउथ अमेरिका की, तो वो अमेरिका की एयर स्पेस से गुजरता है, तो वो उस जहाज में भी नहीं बैठ सकता जो अमेरिका की एयर स्पेस से गुजरते हैं, क्योंकि एक्सीडेंटली अगर उस जहाज को लैंड करना पड़ गया तो मैं यहाँ आ जाऊंगा, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो मतलब वो भी नहीं कर सकते। मैंने कहा दे दो वो भी। इतने खतरनाक बन गए आप। मैं क्या करूं जी, आप देख नहीं रहे। फिर मार्च 2024 में जेल में ही बने एक स्पेनिश दोस्त ने जज को खत लिखकर अपील की। जज ने सजा में 2 साल की मजीद कमी करते हुए कामरान फरीदी को प्रोबेशन पर रिहा कर दिया। अब कामरान को अगस्त 2024 से पहले अमेरिका छोड़ना है। कराची की गलियों से लेकर अमेरिका के लियारी तक, मतलब बैंकेट हाईवे, कामरान फरीदी की जिंदगी का पहले सिर्फ एक ही मकसद था, खुद को बचाना। मगर जब उसके पास सब कुछ आ गया और जब वो किंग बन गया, तो उसकी जिंदगी का मकसद बन गया वतन को बचाना। मगर क्या वतन वापस लौटकर उसकी जिंदगी बच पाएगी? यहां रहने से बेहतर है, अगर मुझे यहां मरना है ना, मैं वहां मरूं। अगर मुझे दफन नहीं होना है यहाँ पर, मरना तो अगर है वो वहीं मरना है, वहां नहीं मरना। तो अभी है वो है।